श्वास हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला सेतु है। कहा भी जाता है कि जब तक श्वास है तब तक आस है। मेरे एक परिचित थे, पड़ोसी, वह कोमा में चला गया। उसको कोई शरीर को या अपने होने का कोई जो है सो उनको सेंस नहीं था। उनके पति थोड़ा समृद्ध थे, उनके लिए जो है सो 2 नौकर रखे थे, वही उनको उठाता था, बिठाता था, फिर जो है सो खाने के लिए देता था। लेकिन उनको कोई चेतना में इसका बोध नहीं था, जीवन है कि नहीं है। फिर भी उनके प्रियजन से पूछा, कहा उन्होंने जब तक श्वास है तब तक आस है। बात सही कहा, जब तक श्वास है तब तक आस है। श्वास हमारा जीवन का सबसे बुनियादी चीज है। जब हम श्वास लेते हैं तो हवा ही नहीं लेते हैं। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि हम हवा ही श्वास के रूप में लेते हैं, जो खून को पंपिंग करने का काम करता है। लेकिन योग कहता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है सो प्राण ऊर्जा से व्याप्त है, और प्राण ऊर्जा जो है सो घुड़सवार की तरह है, वह हवा पर चढ़कर सवारी करता है। तो जब हम हवा लेते हैं अपने भीतर, उसमें हम प्राण ऊर्जा को तो ग्रहण करते हैं और फिर रिक्त वायु को जो है हम छोड़ देते हैं। और साधक का पूरा से पूरा एक ही एटीट्यूड है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राणवान कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऊर्जावान कैसे हो, हमारे शरीर के इलेक्ट्रिसिटी दैहिक विद्युत ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण कैसे हो। इसके लिए सर्वाधिक जरूरी है प्राण ऊर्जा। तो भारतीय योग ने एक गहन आयाम में प्राणायाम पर बहुत गहरा काम किया है। उसने मनुष्य की मन के स्थिति को देखकर ये समझ लिया, मनुष्य जो भी है, श्वास के खास परिवर्तन से मनुष्य के मन स्थिति जो है से एक खास स्थिति में होता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारा श्वास का लय कुछ अलग होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा श्वास का लय कुछ अलग होता है। जब हम काम वासना में होते हैं तो हमारा श्वास का लय कुछ अलग होता है। और जब हम शांत में होते हैं तो हमारा श्वास का लय कुछ अलग होता है। अगर हम शांत में हैं और हम जिस तरह क्रोध के समय सांस लेते थे, अगर उसी तरह हम अपना सांस पुनः लेने लगेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद हम क्रोध की अवस्था में हो गए। अगर हम शांत अवस्था में हैं, जिस प्रकार काम वासना के क्षण में हम अपने श्वास लेते थे, उस प्रकार के अगर हम श्वास लेने लगे तो हम देखेंगे क्षण मात्र में हम काम वासना से भर गए। तो श्वास परिवर्तन से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों में परिवर्तन होता है। क्योंकि शरीर और मन पहले जो समझा जाता था वह कोई अलग अलग चीज है, नहीं, शरीर मन अलग अलग चीज नहीं है, एक ही रस्सी का ये 2 छोर है। जैसे रस्सी को एक छोर का स्पर्श करेंगे तो दूसरा छोर जो है अनिवार्य रूप से जो है कपेगा, और दूसरा छोर पर भी उसका परिणाम जो है सो पहुंचेगा। शरीर को पीड़ा होगा तो मन भी उस पीड़ा को आत्मसात करता है। शरीर को दुख होता है तो मन भी दुखी होता है। लेकिन जब मन उदास होता है, क्रोध होता है, तो शरीर तक भी उसकी खबर हमको मालूम होता है। शरीर में भी वो वाइब्रेशन आ जाता है। तो हम एक छोर का स्पर्श करते हैं तो दूसरा छोर अनिवार्य रूपेण जो है स्पर्श हो जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान कह रहा है कि मनुष्य शरीर और मन 2 अलग अलग चीज नहीं है। मनुष्य जो है मनोशारीरिक है, साइकोसोमोटिक है। योग ने ये हजारों प्रयोग करके देखा। जो अगर मनुष्य के बदलने के लिए सबसे पहले अगर मनुष्य के श्वास को पैटर्न को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक खास प्रकार के जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क के जो संस्कार हैं, हमारा व्यक्तित्व का जो ढांचा है, एक खास प्रकार का होता है। अब कोई ऐसा आदमी देखेंगे कि हर एक बात कैसा भी स्थित हो उसमें भी वो दुख को खोज कर निकाल लेगा, तो उसके मस्तिष्क का एक ढांचा ही अलग हो गया है। इस प्रकार के जो संस्कार लेकर वो चल रहा है तो उसका श्वसन प्रणाली भी एक अलग प्रकार का होगा। कोई इस प्रकार का आदमी मिलेगा जो कैसा भी परिस्थिति हो फिर भी वह खुशी होने का, प्रसन्न होने का रास्ता खोज लेता है। तो इनका जो है स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ अलग होगा। कोई ऐसा आदमी आपको जीवन में मिलते होंगे कि जरा सा 2 क्षण उसके आसपास बैठे हो तो किसी की वो निंदा करना शुरू कर देता है। निंदा रस समाज में इतना ज़्यादा बढ़ गया है
कि जहाँ भी बैठे हर एक आदमी दूसरे को निंदा कर रहा है, अपना नहीं दिखाई दे रहा है। अपने तो समझता है मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझसे अच्छा इंसान और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन दूसरे की निंदा में उसकी इतना उत्सुकता है, क्यों? जब हम दूसरे को निंदा करते हैं तो अपने को सही मालूम होता है। किसी चीज़ का वैल्यू तभी पता चलता है जब वो रिलेटिव हो, जब वो सापेक्ष में हो। हमें अपने बड़ा होने का पता तभी चलेगा जब हम किसी को छोटा देखते हैं। हमें अपने बुद्धिमान होने का पता तभी चलता है जब हमारे सामने कोई मूर्ख खड़ा हो। अगर मूर्ख खड़ा न हो तो मेरे बुद्धिमान होने का कोई पता नहीं है। शिखर का अनुभव ही घाटी की पृष्ठभूमि पर होता है। तो जब आदमी किसी को निंदा करता है तो निंदा करने वाला इब्रित बहुत रुग्ण मन स्थित है। इनका जो श्वास का पैटर्न है, श्वास का लय है, कुछ अलग है। इस प्रकार के बहुत सारे मनुष्य के मन स्थित हैं, पैटर्न है मस्तिष्क पर। जब तक इस पैटर्न को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब दीवाल है। पहला तो दीवाल शरीर का है, दूसरा दीवाल मन का है, तीसरा दीवाल भावना के तल पर है, और यहाँ बहुत सारे हमारे कॉम्प्लेक्स ग्रंथि अवरोध हमारे व्यक्तित्व में जो है सो दीवाल बनकर खड़ा हुआ है, जो मुझे स्वयं और अपने से स्पर्श नहीं होने देता है। योग ने हजारों प्रयोग करके ये देखा और समझा, अगर हम मनुष्य के श्वास में हम परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य में एक आमूल रूपांतरण हो जाता है। तो सबसे पहले उसके अंदर ये जो पैटर्न बन गया है, उदासी का, क्रोध का, चिंता में है, विषादग्रस्त हैं, दुख में है, परेशानी में है, ये हमारे अंदर जो है इम्पल्स हैं, संस्कार है, ये वाइब्रेशन है जो हमारे अंदर पड़ गया है, और हमारी ऊर्जा इसी से प्रवाहित होकर हमेशा बहता रहता है। कितना भी अच्छा क्षण हो, कितना भी मंगल का क्षण हो, अब दुखवादी आदमी उसमें भी अपना दुख का क्षण खोज लेगा, और कितना भी दुख का क्षण हो, सुखवादी आदमी उसमें भी अपना सुख की बात खोज लेगा, क्योंकि हर एक असफलता असफलता नहीं है, हर एक असफलता में सफलता का राज छुपा है, और हर एक सफलता सफलता ही नहीं है, हर एक सफलता में असफलता का भी राज छुपा है। तो अभी जो हमारा स्थित हो गया है, ठीक उस तरह हो गया जैसे एक बोतल में बहुत दिन से पानी रखा हो, अब बोतल में कोई मूवमेंट नहीं हुआ हो, बोतल पारदर्शी हो, तो हमें ऐसा महसूस होगा जो कि बोतल और पानी एक हो गया है, दोनों में अंतर नहीं महसूस हो रहा है। थोड़ा हम बोतल को अगर शेक कर देंगे तो बोतल का भीतर के द्रव और बोतल दोनों को पृथक होना शुरू हो जाएगा। जब हम श्वास के साथ काम करते हैं, श्वास में परिवर्तन करते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में एक आमूल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो योग ने प्राणायाम खोजा, डीप ब्रीदिंग, लेकिन उस समय का जो प्राणायाम था वह भी एक व्यवस्थित प्राणायाम था, रेचक और कुंभक। इस बाएं नाक से लो, दाएं से छोड़ो, क्योंकि योग ने मनुष्य को दो भागों में बांटा, सूर्य केंद्र और चंद्र केंद्र। तो सूर्य ऊर्जा को चंद्र ऊर्जा में कैसे बदला जाए, इसके लिए बहुत सारे प्राणायाम हैं। तो दाएं से ले, बाएं से छोड़ो। तो ये जो प्राणायाम था, ये प्राणायाम अब उतना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य का समस्या अब कुछ भिन्न हो गया। वह उस समय के लिए प्राणायाम इजाद किया गया था, उस मनुष्य को ध्यान में रखकर जिसमें उतना कॉन्फिल्ट, उतना उसके व्यक्तित्व में दंध, उतना उसके व्यक्तित्व में ग्रंथियां नहीं थी। सहज था, आदमी प्रकृति के साथ संवाद में था, दिन भर श्रम करता था, रात में आकर विश्राम से सोता था। इसके प्रति ग्रंथियां नहीं थी, महत्वाकांक्षा के आग नहीं थी, इतने भागदौड़ जीवन में नहीं थी। लेकिन आधुनिक आदमी सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य में कुछ विचित्रताएं आ गई हैं, मनुष्य में कुछ पागलपन आ गया है, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गया है, और मनुष्य के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथि बन गए हैं। इनको ध्यान में रखकर कुछ प्राणायाम विकसित किया गया है। वो प्राणायाम है तीव्र श्वास। तो तीव्र श्वास जब हम लेते हैं तो उससे हमारा बॉडी और सोल दोनों जो एक महसूस हुआ है उसमें हम झटका देते हैं, और जब वो झटका के क्षण जहाँ उसका मिलन बिंदु है, जब हम झटका देते हैं तो उसका अस्तित्व जो है उसमें पृथक अलग अलग होने का हमें एहसास होता है। जब हम तीव्र श्वास लेते हैं तो श्वास करते क्या है,
उसमें होता है क्या कि हमारे व्यक्तित्व में जो भी अंतर है, वो कार्बन और ऑक्सीजन का अंतर है। हमारे व्यक्तित्व में जितना कार्बन होगा, हमारे व्यक्तित्व में उतनी तमस होगा, उतना आलस्य होगा, उतना हमारा व्यक्तित्व लेथार्जी होगा। अगर हमारे व्यक्तित्व में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, तो आमूल रूपांतरण हो जाए। जब भी हमारे शरीर में अधिक ऑक्सीजन पहुँचता है, तो हमारे मस्तिष्क, हमारे खून, हमारे स्नायुओं में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और जागने में, होश में आने के लिए सहज हो जाता है। क्योंकि व्यक्तित्व में जितना ऑक्सीजन पहुँचेगा, हमारा व्यक्तित्व में उतनी बुद्धिमत्ता, उतना इंटेलिजेंसी, हमारे मस्तिष्क का उतना विकास होगा। क्योंकि कार्बन के साथ हमारा व्यक्तित्व सोता है, ऑक्सीजन के साथ जो है सो व्यक्तित्व जागता है। तो जहाँ भी जीवन है, जीवन को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन गया कि जीवन भी गया। तो हमारे फेफड़ा में लगभग जो है सो 6000 छिद्र है। हम जो श्वास प्रणाली लेते हैं उसमें मुश्किल से 2000 छिद्र तक जो है सो ऑक्सीजन जाता है। 4000 छिद्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है। योग का संपूर्ण दृष्टि यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी 6 का 6000 छिद्र में ऑक्सीजन कैसे पहुँचाते हैं। जब हमारे 6 का 6000 छिद्र में ऑक्सीजन पहुँच जाएगा, तो हमारे व्यक्तित्व में एक आमूल रूपांतरण हो जाएगा कि हमारे व्यक्तित्व में जो लेथार्जी मालूम होता है, या बीमारी महसूस होता है, या थकापन, या उदासी, या ऊर्जा से हीनता, वह कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ा में भरा है, गंदी वायु, उसी के कारण होता है। तो हम अपना जब श्वास की प्रणाली बदलते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में जो है सो आमूल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा जब हमारे व्यक्तित्व में बढ़ता है, तो शरीर की दैनिक आवश्यकताएं के लिए जितना ऑक्सीजन है, वो शरीर को तो दे ही दिया जाता है। बाकी जो रेस्ट ऑक्सीजन बचता है, वो मस्तिष्क के पास भेज दिया जाता है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारा सुप्त केंद्र है, बहुत सारा सेल सोया है, मगर ज़रा सा मूवमेंट भी नहीं है। वैज्ञानिक तो यही समझ रहे हैं कि ये सारी सेल जो हमारे मस्तिष्क में है, सो अभी तक इसमें मूवमेंट क्यों नहीं है, ये सक्रिय क्यों नहीं है। प्रकृति एक आदमी में भूल कर सकता है, 2 में कर सकता है, 3 में कर सकता है, सारे के सारे मनुष्य में तो भूल नहीं कर सकता। लेकिन योग के इसके लिए एक अलग अंतर्दृष्टि है। योग कहता है कि ये जागता ही तब है जब इसके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुँचता है। जब मस्तिष्क में ऊर्जा पहुँचता है, तब ये केंद्र जो सुप्त पड़ा है, वो केंद्र जागना शुरू हो जाता है। तब आप आँख से ऐसे देख सकते हैं जैसे एक्स-रे के द्वारा देखा जा सकता है। अगर वो सुप्त केंद्र, वो सोया हुआ केंद्र हमारे व्यक्तित्व में जग जाए, तो हमारे व्यक्तित्व में अति इंद्रिय क्षमता जग जाता है। तो श्वास परिवर्तन से हमारा व्यक्तित्व में एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है। तो हम अपने शरीर में जितना अधिक ऑक्सीजन भर लेते हैं, तो हमारा जो आइडेंटिफाइड अभी शरीर से हो गया है, मन से हो गया है, भावना से हो गया है, वह कार्बन के कारण। तो कार्बन की मात्रा जब कम हो जाएगा, तो हमारे शरीर में प्राण का ऊर्जा का अधिक संचार हो जाएगा। हमारा ये आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा जो है सो गिरना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे बर्फ़ है और पानी है। बर्फ़ क्या है? पानी का ही रूप है, लेकिन बर्फ़ ठोस हो चुका है पानी। पानी जो है सो बर्फ़ में ठोस हो चुका है। लेकिन ये बर्फ़ क्या अभी अपने आप को समझ रहा है? ये समझ रहा है कि मैं पानी से अलग हूँ, मेरा पानी से अलग अस्तित्व है। लेकिन जो जानता है गहरे तौर पर, वो तो कहेगा तुम और पानी एक ही हो। जब तुम ठोस हो चुके हो तो अभी भी पानी। लेकिन जब वो ठोस हो जाता है, तो उसके अंदर एक भ्रम बनता है कि मैं पानी से अलग हूँ। लेकिन पानी से अलग नहीं हुआ है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएँ, बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और पानी में जो है सो लीन हो जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा, जो कि अभी तक जो मेरा बाउंड्री था, सो इतने छोटे से जगह पर मेरा बाउंड्री था। अपने आप को इतनी ही छोटी-सी जगह पर मेरा अपना अस्तित्व था। और जब वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, तो अपने आप को महासागर के साथ जो है सो अनुभव कर रहा है। ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व है। हम ठोस हो चुके हैं। ठोस जब हम हो चुके हैं, तो कार्बन के कारण। तो हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, मन समझ रहे हैं, भावना समझ रहे हैं। हम जब अपने बॉडी में हाइपर ऑक्सीजन डालते हैं, तो हम मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह बर्फ़ को पिघलने के लिए गर्मी चाहिए, जब ही हाइपर ऑक्सीजन होगा, तो गर्मी तो शरीर में पैदा होगा। अब जब शरीर में वो गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी, वो प्राण तत्व ज़्यादा होगा, तो प्राण तत्व कम है, इसीलिए शरीर का बोध अधिक महसूस हो रहा है। हमारे शरीर में अधिक से अधिक जब प्राण ऊर्जा भरता चला जाता है, तो हम अपने को अधिक से अधिक प्राणवान समझने लगते हैं
और शरीर के साथ, मन के साथ, भावना के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारा तादाद टूटने लगता है। और जहाँ से हम चले थे, जिस ऊर्जा के सागर से हम निकले हैं, उसी ऊर्जा सागर में पुनः हम मिल जाते हैं। पूरे योग का एक ही दृष्टि है, कैसे मैं जहाँ से, जिस स्रोत से मैं निकला हूँ, उसी स्रोत में मैं कैसे पुनः स्थापित हो जाऊँ। इसके लिए व्यक्तित्व में श्वास का एक आमूल ट्रांसफॉर्मेशन है। और प्राणायाम हम जितना गहरा करेंगे अपने व्यक्तित्व में, जितना व्यक्तित्व में हमारा हाइपर ऑक्सीजन होगा, हमारा व्यक्तित्व उतना विशाल होता चला जाएगा, उतना शिखर होता चला जाएगा।